हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का बड़ा ऑपरेशन। इतने आतंकियों को घेर कर की गई है गोलीबारी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे यूक्रेन में शांति कराएगा अपना भारत। जेलेंस्की के विदेश मंत्री ने जयशंकर जी को लगाया फोन, रशिया पर लगाई गुहार। जी हां दोस्तों, अब अपना भारत इस युद्ध में कराएगा मध्यस्थता। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे गोधरा कांड के बाद अब सिद्धारमैया के बेटे के बिगड़े बोल। कहा भारत हिंदू राष्ट्र बना तो समझो पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। बताएंगे पूरा बयान आपको, साथ ही साथ बताएंगे आखिर इस नेता ने भगवान राम जी को लेकर बड़ा ही अभद्र बात कही है। दोस्तों, विवादित बयान दिया, कह दिया भगवान राम शिकार करते थे और मांस खाते थे। बताएंगे किसने ये जुर्रत की ऐसे बोलने की, किस नेता ने। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का ऑपरेशन। 2 से 3 आतंकियों को घेरा, जारी है गोलीबारी। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुलगाम के हादी गांव में एनकाउंटर चल रहा है, दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। साउथ कश्मीर में चल रही इस ऑपरेशन में सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी मौजूद है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने रात करीब 10:30 बजे ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि कुलगाम जिले के हदीगाम इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। अभी भी दोस्तों ये ऑपरेशन चल रहा है। बहरहाल क्या आतंकवादी मारे गए हैं या नहीं, या किसी को कोई चोट तो नहीं पहुंची, जो भी खबरें आएंगी सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ ऑल द बेस्ट आप लोग इंडियन आर्मी कहना मत भूलेगा। एक और खबर की बात करें, जहां यूक्रेन में शांति कराएगा अपना भारत। जी हां, जेलेंस्की के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी को लगाया फोन, रशिया पर लगाई गुहार। बता दें क्या कहा उन्होंने। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने बुधवार को विदेश मंत्री जयशंकर जी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा और चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन रशिया शांति फार्मूले पर आगे सहयोग पर भी चर्चा की। युद्ध के बीच यूक्रेनी विदेश मंत्री के जयशंकर से फोन पर की गई बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। जयशंकर जी हाल ही में रशिया के 5 दिनों के दौरे से भारत लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत ने रशिया यूक्रेन युद्ध में किसी का भी पक्ष नहीं लिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के हर बड़े मंच और पुतिन के सामने दोनों देशों के बीच शांति की अपील जरूर की है। जी हां, भारत ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए दूसरों की तरह रशिया की उतनी आलोचना नहीं की है। इस बीच पिछले 1 साल में भारत ने रूस की तेल की खरीद भी बढ़ा दी है। रूसी तेल आयात पर यूरोपीय प्रतिबंध के बाद भी भारी छूट का लाभ उठाते हुए भारत ने रूसी तेल की अपनी खरीद को भी बढ़ावा दिया है। तेल और गैस को रूसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, तो वहीं पश्चिमी देशों ने रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। भारत ने यूक्रेन में संघर्ष का कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील की है। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से जेलेंस्की के विदेश मंत्री ने जयशंकर जी को फोन लगाया है दोस्तों और शांति कराने की अपील की है और रशिया पर गुहार लगाई है, क्या ऐसे में भारत को इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवानी चाहिए? हाँ या ना में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। और उससे पहले क्या रशिया से बातचीत करनी चाहिए भारत को, बताइएगा जरूर। दोस्तों, एक और खबर की ओर चले, जहां जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर, आजादी के 75 साल बाद पहली बार एलओसी के पास के 2 गांव में पहुंची इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। जी हां, खुशी से झूम उठे वहां के लोग। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास बसे दूर दराज के 2 गांव के लोगों के लिए साल 2024 नई उम्मीद और खुशियां लेकर आया है। आजादी के 75 साल बाद भी इन 2 गांव में बिजली नहीं आई थी। शाम ढलते ही गांव अंधेरे में डूब जाता था। बुधवार को यहां पहली बार बिजली पहुंचाई गई तो लोग खुशी से झूम उठे। इन गांव के नाम कुंडिया और पतरू हैं। यहाँ के लोगों ने बुधवार को पहली बार बिजली आने की खुशी का अनुभव किया। सीमा के पास बसे गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा समृद्ध सीमा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 250 किलो वोल्ट सब स्टेशनों को स्थापित किया गया था। बुधवार को कश्मीर के मंडलायुक्त वीके भिदूरी ने उनका उद्घाटन किया। जी हाँ दोस्तों, और जम्मू कश्मीर सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि बिजली आने से कुंडिया और पतरू गाँव के लोग बहुत खुश हैं। गाँव के लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया और मोदी जी की जमकर तारीफ की है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं वाकई में 370 को हटा करके मोदी सरकार ने ये बहुत सही फैसला लिया था और अब जम्मू कश्मीर के एक एक गांव में खुशी की लहर है, तो मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। और खबर की बात करें, जहां ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास 2 बड़ा धमाका, 103 लोगों की मौत की खबर। इससे ज्यादा भी संख्या बढ़ सकती है। रिमोट कंट्रोल से किया गया था ये ब्लास्ट। बता दें, ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी
सुलेमानी की कब्र के पास 2 विस्फोट होने की सूचना है। इस विस्फोट में कम से कम 103 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। इसके अलावा 141 लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। कल कासिम सुलेमानी की 4वीं बरसी थी। सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की बरसी पर बुधवार को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास तेजी से 2 विस्फोट सुने गए। विस्फोट के बाद घटनास्थल पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जी हां, सरकारी प्रसारक इरब ने कहा कि दक्षिणी शहर करमान में साहिब अल जमान मस्जिद के पास पहला धमाका और एक सूटकेस में रखे गए बम में हुआ। इसे रिमोट से ब्लास्ट किया गया और दूसरा धमाका के बारे में तस्वीर साफ नहीं है। और दोस्तों, किसने यह धमाका करवाया अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है। जांच में एजेंसी जुटी हुई है, ईरानी एजेंसी। क्या लगता है दोस्तों आपको, किसने यह हमला करवाया होगा जिसमें इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई है? 103 की संख्या में लोगों की मौत हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इस पर आपकी राय तो बनती है। एक और खबर की बात करें, जहां रणधीर जायसवाल भारतीय विदेश मंत्रालय के बने नए प्रवक्ता अरिंदम बागची को अब मिली है नई जिम्मेदारी। बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में रणधीर जायसवाल ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने अरिंदम बागची की जगह ली है। इससे पहले विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता पद की कमान संभाल रहे अरिंदम बागची को नई जिम्मेदारी मिली है। अरिंदम बागची ने खुद एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि रणधीर जायसवाल ने आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए 1998 बैच के ISF अधिकारी रणदीप जायसवाल अभी तक न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत थे। अब तमाम मामलों में वो भारत का पक्ष रखेंगे। जी हाँ, जायसवाल ने अमेरिका में जुलाई 2020 में महावाणिज्य दूत की भूमिका निभाई, जब उन्होंने कोविड-19 महामारी के चरम को देखा, जहां उन्होंने फंसे हुए भारतीय पर्यटकों, छात्रों और प्रवासी सदस्यों की स्वदेश वापसी की सुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में अपना कार्यकाल समाप्त किया। जी हाँ, जायसवाल के राजनयिक करियर में पुर्तगाल, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में पोस्टिंग शामिल है। ऐसे में दोस्तों, जायसवाल जी को, रणधीर जायसवाल जी को आप लोग कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा इस नए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बनने पर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत हिंदू राष्ट्र बना तो समझ लो पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा उसका हाल। जी हाँ दोस्तों, ये बयान किसी और के नहीं बल्कि गोधरा कांड के बाद अब सिद्धारमैया के बेटे ने दिए हैं बिगड़े बोल। जी हाँ, और ये बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कर्नाटक में मुख्यमंत्री के बेटे ने। बता दें, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेसी नेता BK हरिप्रसाद ने गोधरा कांड जैसी घटना की आशंका वाला बयान देकर पहले ही विवाद को जन्म दे दिया है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने विवादित बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो इसका अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेसी नेता अपनी बयानबाजी से पार्टी की मुश्किलें लगातार खड़ी कर रहे हैं। पहले अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन से पहले कर्नाटक के MLC BK हरिप्रसाद ने यह बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले गोधरा कांड जैसी घटना हो सकती है। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो ये तानाशाही द्वारा शासित अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर तानाशाही के कारण जैसे वे दोनों देश दिवालिया हो गए हैं, भारत का भी यही हाल हो सकता है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों, इतना बड़ा जहरीला बयान बिगड़े बोल सिद्धारमैया के बेटे ने दिया है। इस पर अगर आप भी मानते हैं कि टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए इस बयान को, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों, इस बयान का बताना मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार चुनाव से पहले कांग्रेसी या पूरा विपक्ष बौखलाते नजर आ रहे हैं। अगली खबर की बात करें, जहां पर मूर्ख बहादुर, जी हां, दुश्मन राष्ट्रपति पर तानाशाह किम जोंग की बहन ने साधा निशाना। बता दें, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को मूर्ख बहादुर कहा है। वो नए साल के मौके पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के संबोधन पर प्रतिक्रिया दे रही थी। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन उसके राष्ट्रपति शांति की बात करते हैं। ये अमेरिका के साथ गठबंधन कर रहे हैं और सैन्य अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन लगातार शांति बनाने का आह्वान करते हैं। ये सब दक्षिण कोरिया को अंतिम छोर पर डाल देगा। तानाशाह की बहन किम यो जोंग ने इससे पहले भी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर कटाक्ष किया था। 2021 में उन्होंने उत्तर कोरियाई मिसाइल परीक्षणों की आलोचना करने के बाद मून जे इन को अमेरिका द्वारा पाला गया तोता भी कहा था। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर चुनाव आयोग ने इमरान खान को अवमानना मामले में बनाया आरोपी, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। जी हां, चुनाव आयोग ने बुधवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर चुनाव आयोग की अवमानना का आरोपी बनाया गया है। इसमें उनके साथ पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी को भी आरोपी बनाया गया है। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजुथा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि की है। इमरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और फवाद उनकी पार्टी के वरिष्ठ पूर्व सदस्य हैं। 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर स्टार अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं।
हैं। अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में अगस्त में उन्हें 3 साल की जेल हुई थी, जिसके बाद उसे उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। बुधवार को इमरान खान के वकील हैदर पंजुथा ने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग ने वकीलों की अनुपस्थिति में इमरान खान को दोषी ठहराया। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अन्य पूर्व नेताओं के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हाँ, यानी कि पीटीआई के बैट सिंबल पर अब नहीं लड़ सकेंगे इमरान खान चुनाव। अगली खबर की बात करें, जहां इसरो और एलोन मस्क पहली बार आएंगे साथ, अंतरिक्ष में रचेंगे इतिहास। क्या है नया मिशन, बता दें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो साल 2023 में इतिहास रचने के बाद नए साल से नए जोश और मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है। 2024 में इसरो एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। इस बार इसरो ने अंतरिक्ष में इतिहास रचने के लिए अंतरिक्ष की नंबर 1 कंपनी स्पेस एक्स से हाथ मिलाया है। इसरो साल 2024 की तिमाही में अपने संचार सैटेलाइट GSAT-20 को अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स की मदद से लॉन्च करने वाला है। इसकी घोषणा बुधवार को इसरो के कमर्शियल पार्टनर एनसिल ने किया है। आखिर इस मिशन की क्या खासियत है, बता दें। दरअसल ऐसा पहली बार हो रहा है जब इसरो अपने किसी मिशन को लॉन्च करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 हेवी लिफ्ट लॉन्चर का प्रयोग करेगा। स्पेस एक्स उद्योगपति एलोन मस्क की कंपनी है, जिसकी 2002 में स्थापना की गई थी। इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन GSAT-20 को फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से अमेरिका के फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह जानना बेहद जरूरी है कि भारत के अपने रॉकेटों में 4 टन वर्ग से ऊपर भू स्थैतिक कक्षा में बहुत भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता नहीं है, और यही वजह है कि इसरो के लिए एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की मदद लेनी पड़ रही है। इससे पहले भारत इस चीज के लिए फ्रांस पर निर्भर था। जी हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बात अच्छी लगी होगी। ऐसे में ऑल द बेस्ट इसरो कहना मत भूलिएगा। अगली खबर आपको बता दें, भारत चांद पर जा रहा, हम भिखारी होते जा रहे। जी हाँ, पाकिस्तानी लड़कियों ने अपनी ही सरकार को ये कहते हुए धो डाला। बता दें, पाकिस्तान के समाज में लड़कियों के लिए भले ही ज्यादा जगह ना हो, लेकिन वहाँ की लड़कियां भी खुलकर अपनी बातें कहने लगी हैं। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स ने वहाँ लड़कियों से भारत के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कई बातें कही। पाकिस्तान की लड़कियों ने भारत की संस्कृति, इंडियन फिल्में, यहाँ की सरकार से लेकर विदेश नीति तक पर बात कही। पाकिस्तान की लड़कियों ने एक तरफ भारत की तरक्की को लेकर खुशी जाहिर किया तो वहीं पाकिस्तान के अंदर उस तरह से विकास न होने के लिए अपने राजनेताओं पर गुस्सा उतारा है। जैनब नाम की लड़की ने कहा कि इंडिया तो हमारे मुकाबले बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री है। आज की डेट में इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान काफी पीछे रह गया है। इंडिया की दुनिया भर में एक अच्छी खास है, एक अच्छी साख है, लेकिन पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा। विदेश नीति के मामले में भारत काफी ज्यादा आगे है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के ज्यादातर दूसरे देशों से बेहतर रिश्ते हैं। इसकी वजह ये भी है कि उनके पास पंडित नेहरू के टाइम में बनी एक स्पष्ट विदेश नीति है। भारत की सरकार उसे फॉलो करती है, लेकिन पाकिस्तान अपनी कोई विदेश नीति नहीं रखता। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दूसरे देशों की ओर देखते हैं कि वो हमें लेकर क्या फैसला लेते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि अगर मुझे एक बार मौका मिला तो मैं भारत जरूर जाना चाहूंगी। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तानियों के दिलों में अब भारत को लेकर वाकई में प्यार उमड़ता नजर आ रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तानी सेना इस प्यार को मुकम्मल होने देगी या फिर भारत के साथ कोई ना कोई बहुत बड़ा गेम रचने का प्लानिंग है? जो भी आपको लगता है बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां अब खड़ी होगी पाकिस्तान की खाट, भारत का प्लान हुआ तैयार, आतंक फैलाना पड़ेगा पाकिस्तान को भारी। दरअसल देश के बॉर्डर वाले इलाकों में हमेशा पाकिस्तान ड्रोन के जरिए ड्रग्स से लेकर आतंकियों के लिए हथियार सप्लाई करता रहता है। वो सीमावर्ती एरिया में आतंक को बढ़ाने की कोशिश में दशकों से लगा हुआ है। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर की सीमाओं वाले इलाकों से सुरक्षा बलों रोजमर्रा इन ड्रोन्स को पकड़ते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की खाट खड़ी होने वाली है। भारत ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है, पूरा खाका तैयार कर लिया है बेसिकली। दरअसल भारत अगले 6 महीनों के भीतर पाक के इन ड्रोन्स को रोकने के लिए स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल करने की तैयारी में है। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में कहा कि एंटी ड्रोन टेक्निक की टेस्टिंग चल रही है, जिसमें 3 विकल्पों का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी पश्चिमी सीमा पर लगाई जाने वाली ड्रोन विरोधी प्रणाली या तो 3 प्रणालियों में से एक होगी या 2 या अधिक प्रौद्योगिकियों का कॉम्बिनेशन होगा। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने हाल ही में जानकारी दी थी कि 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच बल द्वारा 90 ड्रोन बरामद किए गए, जिनमें पंजाब में 81 और राजस्थान में 9 शामिल थे। वहीं पहले ड्रोन देखे जाने की संख्या 300 से 400 तक पहुंच गई है। अब ऐसे में भारत की मोदी सरकार ने इस फैसले से पाकिस्तान की खाट तो अवश्य खड़ी कर दी होगी। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान के पासपोर्ट रैंकिंग में महा गिरावट, यूएई को मिला नया मुकाम, इस स्थान पर पहुंचा अपना भारत। दरअसल राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक मंदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को साल 2024 शुरू होते ही बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। ताजा पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान रसातल में पहुंच गया है, जबकि यूएई के पासपोर्ट ने नया मुकाम हासिल किया है। ग्लोबल सिटीजनशिप फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी एरिटर्न कैपिटल ने यह रैंकिंग जारी की है। खाड़ी देश
संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के पासपोर्ट को दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना गया है। यूएई के पासपोर्ट धारक नागरिक को दुनिया के 130 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल रही है। यूएई की कुल मोबिलिटी स्कोर 180 माना गया है। वहीं पाकिस्तान को 47 मोबिलिटी स्कोर मिला है, जो दुनिया में 5वां सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है। इस ताजा रैंकिंग में भारत को 77वां स्थान मिला है। जी हाँ दोस्तों, रैंकिंग में कहा गया है कि यूएई का पासपोर्ट रखने वाले नागरिक 130 देशों में बिना पहले वीजा के लिए यात्रा कर सकते हैं। वहीं 50 देश ऐसे हैं जो यूएई के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। गल्फ टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्न कैपिटल ने बताया कि यूएई की सकारात्मक कूटनीति की वजह से ही इसके पासपोर्ट की ताकत इतना ज्यादा बढ़ गया है। इस लिस्ट में दूसरा स्थान जर्मनी, तीसरा स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड और इटली को मिला है। जी हाँ, भारत को 77वां स्थान मिला है। जिन देशों को 178 मोबिलिटी स्कोर मिला है, इनके पासपोर्ट रखने वाले नागरिक 178 देशों में जा सकते हैं। वहीं स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के पासपोर्ट धारक को 177 देशों में जाने की अनुमति है। यानी कि भारत के पासपोर्ट धारक को 26 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। वहीं 51 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भारतीयों को मिलती है। वहीं 121 देशों की यात्रा के लिए भारतीयों को वीजा लेना अनिवार्य है। बहरहाल दोस्तों, यूएई नंबर 1 पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान सबसे लास्ट में यानी धरातल पर चला गया है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या आपको उम्मीद है कि भारत और ज्यादा आगे तरक्की करेगा? बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां चले थे आतंकवादियों से सुलह की बातचीत कराने, अब खुद आ गए उनके निशाने पर। जी हां, पुलिस ने जारी किया बड़ा अलर्ट। दरअसल आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत कई मुद्दों पर अफगानिस्तान से बातचीत करने जा रहे जमीयत उलेमा के प्रमुख मौलाना फजलुर उर रहमान के बेटे और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री असद महमूद को आतंकवादियों ने जान से मारने की धमकी दी। इसको लेकर पाकिस्तानी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान पुलिस के डेरा इस्माइल खान के सदर सर्किल अधिकारी ने अलर्ट जारी करते हुए मौलाना असद महमूद को सूचना दी है कि आपको सुरक्षा चिंताओं के बारे में सलाह दी जाती है कि आप अपनी यात्रा के दौरान या निवास पर आतंकवादियों का निशाना बन सकते हैं। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अनावश्यक यात्राओं एवं सार्वजनिक समारोह से बचें। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर जी का 4 जनवरी से नेपाल दौरा, संयुक्त आयोग की बैठक में होंगे शामिल। 4 और 5 जनवरी को होने वाली नेपाल भारत संयुक्त आयोग की विदेश मंत्री जयशंकर जी और नेपाली समकक्ष नारायण प्रकाश सऊद सह अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। जयशंकर जी नेपाल के विदेश मंत्री सऊद के निमंत्रण पर नेपाल की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 4 जनवरी को रवाना होंगे, यानी आज रवाना हो रहे होंगे। गौरतलब है कि 2024 में उनकी ये पहली विदेश यात्रा हो रही है। नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक दोनों नेता नेपाल भारत संयुक्त आयोग ने अपने अपने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अमृत बहादुर राय ने कहा कि संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान नेपाल भारत संबंधों के संपूर्ण पहलू की समीक्षा की जाएगी। जी हाँ, ऐसे में ऑल द बेस्ट जयशंकर जी जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां आंग सांग सूची की पार्टी का बड़ा ऐलान, कहा म्यांमार जंग में चीन के हितों की करेंगे रक्षा, सेना से किनारा करेगा क्या ड्रैगन? बता दें, म्यांमार की अपदस्थ राष्ट्रीय एकता सरकार ने देश में चीनी आर्थिक निवेश और उद्यमों की सुरक्षा करने की कसम खाई है। एक बयान में कहा गया है कि नागरिक सरकार पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को विशेष रूप से महत्वपूर्ण देश मानती है। एकता सरकार ने कहा कि चीन के म्यांमार के साथ करीबी रिश्ते और गहरे ऐतिहासिक संबंध है। म्यांमार वैश्विक महाशक्ति के रूप में उसकी मान्यता की पुष्टि भी करता है। माना जा रहा है कि यह बयान चीन और नागरिक सरकार के बीच मजबूत होते रिश्तों का सबूत है। चीन अभी तक म्यांमार की सत्ता पर काबिज सेना को समर्थन देता आया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में चीन म्यांमार सीमा पर विद्रोहियों के बढ़ते कब्जे ने जिनपिंग सरकार को अपनी विदेश नीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर बांग्लादेश में अब की बार इस्लामिक तालिबानी या फिर शेख हसीना की सरकार, चुनाव से पहले भारत की करीबी नजर। बता दें, बांग्लादेश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश एक चौराहे पर खड़ा है, जहां अगला आम चुनाव 7 जनवरी को होने वाला है। लेकिन यहूदी विरोधी, पश्चिम विरोधी, कट्टरपंथी इस्लामवादी और जिहादी समूह खुले तौर पर चेतावनी पैदा कर रहे हैं। ये चुनाव तय करेगा कि बांग्लादेश पश्चिम एशिया में एक उदारवादी देश बनकर सामने आएगा या फिर उन इस्लामवादियों के हाथों में चला जाएगा जो तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। इसके बावजूद कि हाल के वर्षों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे कई अमेरिकी अदालतों द्वारा टियर 3 आतंकवादी संगठन कहा गया है, और उसके वैचारिक सहयोगी जैसे जमाते इस्लामी को देश में समर्थन मिलना तेज हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि खलीफा शासन का समर्थन करने वाले हिफाजत इस्लाम को बाइडेन प्रशासन से समर्थन भी मिल रहा है। बाइडेन प्रशासन की हालिया कार्रवाइयों के बांग्लादेश पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं और अमेरिका की इस हरकत की वजह से बांग्लादेश एक नव तालिबान राज्य में बदल सकता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, किसकी जीत होनी चाहिए बांग्लादेश में। अगली खबर की ओर चले, जहां कड़ाके की सर्दी में बिस्तर तक ले जाने पर पाबंदी, बलूचों की आवाज
आज कुचलने के लिए पाकिस्तान ने पार कर दी सारी हदें। जी हाँ, पाकिस्तान में बलूच युवक की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। बलूच आंदोलन तेजी से फैल रहा है। युवक की हत्या से नाराज लोगों ने इस्लामाबाद को घेर लिया है। इस्लामाबाद समेत पूरा पाकिस्तान इसकी आंच में जल रहा है। बलूच सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे 44 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं राजधानी इस्लामाबाद में बंद का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल पर बिस्तर तक नहीं ले जाने दिया जा रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कर्मचारियों को इस वजह से निलंबित किया गया है। अगली खबर बता दें, फैसले के बाद अडानी ने कर ली 1.19 लाख करोड़ की कमाई। टॉप मैनेजमेंट में बदलाव, गौतम अडानी संभालेंगे अब ये जिम्मेदारी। बता दें, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही शेयर बाजार में अडानी समूह के शेयरों में चमक बढ़ गई। कोर्ट के फैसले के बाद शेयर बाजार में लिस्टेड अडानी की 10 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर पहुंच गए। अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत का कंपनी ने भी स्वागत किया। वहीं शेयर बाजार पर भी इस फैसले का असर दिखा। अडानी के शेयरों की खरीदारी बढ़ गई। कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल से साफ इनकार कर दिया है। तो वहीं कोर्ट ने मामला एसआईटी को ट्रांसफर करने से भी इनकार कर दिया। गौतम अडानी के साथ साथ अडानी के शेयरों में भी चमक देखी गई है। अगली खबर बता दें, भगवान राम शिकार करते और मांस खाते थे। जी हां, एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का सबसे बड़ा विवादित बयान श्री राम जी को लेकर। जी हां, एनसीपी चीफ शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान श्री राम जी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने शिरडी के एक कैंप में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि राम हमारे हैं, वे बहुजनों के हैं। राम शिकार करते थे और मांस खाते थे, इसीलिए हम भी मांसाहारी हैं, लेकिन आप हमें शाकाहारी बनाने पर तुले हैं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए तर्क भी दिया है कि 14 साल जंगल में रहने वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन कहां से जुटाएगा। शिरडी में शिविर के बाद अपने भाषण में जितेंद्र आव्हाड ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम मांसाहारी थे और वे लोग उन्हें शाकाहारी बनाने में लगे हैं। कोई व्यक्ति जो 14 साल जंगल में रहे शाकाहारी भोजन कहां से ढूंढेंगे। मैं भी राम भक्त हूं और मांस खाता हूं। भाषण के बाद मीडिया से बातचीत में आव्हाड ने कहा कि मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है, मैं अपने बयान पर कायम हूं। श्री राम को शाकाहारी बनाया जा रहा है, लेकिन क्या निर्वासन के दौरान उन्होंने मेथी की सब्जी खाई थी। इस देश में 80% लोग मांसाहारी हैं और वे राम भक्त हैं। बहरहाल दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम मुंह पर राम और मन में रावण नहीं करते। अब ऐसे में जिस प्रकार से श्री राम जी को लेकर इन्होंने विवादित बयान दिया है, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या ये टॉलरेट किया जाना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं? बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम आप लोग जरूर कहिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि प्रभु श्री राम के ससुराल में उत्सव शुरू हो चुका है। दामाद के गृह प्रवेश पर भेजे जाएंगे खास उपहार। जी हाँ, अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में होने जा रहे रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर खासा उत्साह है। इस अवसर पर भगवान राम के ससुराल यानी नेपाल के जनकपुर में भी जश्न की तैयारी पूरी हो गई है। माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी और माई के जनकपुर के लोग उत्साहित हैं। त्रेता युग के बाद पहली बार दामाद का घर गृह प्रवेश होने जा रहा है। तो ऐसे में ससुराल से बाहर बोले तो मायके से बेटी के ससुराल में भेजे जाने वाले सामान की पूरी तैयारी कर ली गई है। परंपरा के अनुसार दामाद के गृह प्रवेश के लिए जनकपुर से 4 जनवरी को यानी आज के दिन उपहारों का भार भेजा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने दिया ईडी के समन का जवाब। कहा गणतंत्र दिवस की तैयारियों में बिजी हूँ। जी हाँ, दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के समन को तीसरी बार नजरअंदाज करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को जांच एजेंसी को लिखा कि वो राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त है, लेकिन एजेंसी की किसी भी प्रश्नावली का जवाब देने के लिए तैयार है। आप यानी आम आदमी प्रमुख ने एजेंसी से अपने पहले के पत्रों का जवाब देने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने कथित पूछताछ जांच के लिए बुलाए जाने से जुड़े वास्तविक इरादे और इस पूछताछ की प्रकृति और दायरे को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक खुशी की खबर, जहाँ कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया चीता आशा ने 3 शावकों को दिया जन्म। जी हाँ दोस्तों, नए साल की शुरुआत में ही श्योपुर जिले में स्थित कुनो नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ नामीबिया से आई मादा चीता आशा ने 3 चीता शावकों को जन्म दिया है। जी हाँ, अक्टूबर में आशा के प्रेग्नेंट होने की खबर भी सामने आई थी। बहरहाल दोस्तों, इसी खुशी की खबर के साथ ये थे भी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय श्री राम।